सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास स्टार्ट हो रही है अपनी। आज का लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के पर्पज से। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते नमस्ते। वीडियो को पहले लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अपने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार आज का सेशन रहने वाला है, बहुत ही अल्टीमेट क्लास रहने वाली है। सभी जुड़ जाएंगे क्लास में, सभी जुड़ जाएंगे और पहले शेयर कर दो जल्दी से। और क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। अनअकैडमी राजस्थान 360 में आपका स्वागत है। क्रैक आरपीएससी, क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को आप किस प्रकार से फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो। मैं हूं विकास जेवलिया। मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या किया, तो मैंने बीएससी बीएड एंड एमए किया है। क्वालिफाइड एग्जाम मैंने क्या क्या किया, ये एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया है सभी। टेट, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, एफसीआई पुलिस एग्जाम, मेंस एग्जाम और रेलवे एग्जाम, रीट एग्जाम 2018, टीचर एग्जाम L2। टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 5 ईयर का है। देखो, बात करते हैं यदि आप अनअकैडमी से जुड़ जाते हो तो अनअकैडमी आपको क्या क्या फीचर्स अवेलेबल करवाती है। तो फर्स्ट डेली लाइव क्लासेस मिलती है आपको, लाइव टेस्ट एंड क्विज चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं। वन टाइम सब्सक्रिप्शन के बाद आप विभिन्न डिवाइसेस के अंदर क्लास देख सकते हो, सुन सकते हो। तो अनअकैडमी आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका देती है। बात करते हैं आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की। आरपीएससी सब्सक्रिप्शन 1 ईयर एंड 2 ईयर का सबसे बेस्ट माना जाता है। 1 ईयर का 7,000 का है, 2 ईयर का 8,400 का। यदि आप मेरा रेफरल कोड विकास01 यूज करते हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 7,000 से 10% डिस्काउंट के साथ 6,300 मिलने वाला है। और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट के साथ 7,560 रुपए में मिलता है। अब देखो, बात कर रहे हैं अपनी रीड 2020 साइकोलॉजी चल रही थी, यूनिट फेस्ट चल रही थी, जिसके अंदर हम रिवीजन क्लास कर चुके थे और उसके अंदर हम पढ़ चुके थे। क्लास फेस्ट के अंदर संकल्पना पढ़ चुके थे, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे वर्दी विकास का। रिवीजन क्लास का आपको प्ले लिस्ट के अंदर अलग से मिल जाएगा पूरा रिवीजन कोर्स। यानी आप रिवीजन कोर्स भी देख सकते हो और सीडीपी फर्स्ट टू सेकंड सब देख। एक ही बात है, वो देख लो या ये देख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों देखना चाहो तो और भी बेस्ट है। तो फर्स्ट क्लास हमने देख ली थी, वर्दी और विकास का कंसेप्ट देखा था। उसके बाद वर्दी और विकास के कंप्लीट थ्योरीज देखे थे, प्रिंसिपल देखे थे, सिद्धांत देखे थे। उसके बाद वर्गीकरण देखा था, हल्लो का, कोल का, अर्नेस्ट जोन्स का, सभी का, रिचर्ड बर्रेट का, सभी का वर्गीकरण देखा था। और चौथी क्लास थी अपनी, उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट को अपने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। और आज की जो क्लास रहने वाली है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट के हम पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं। यानी आपके रीट एग्जाम के पर्पज से जो भी मेंटल डेवलपमेंट के अंदर टॉपिक बनते हैं, आपके एग्जाम के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले रीट के अंदर, वो क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और मेंटल डेवलपमेंट भी हम कंप्लीट देखने वाले हैं। यानी मेंटल डेवलपमेंट और द मेंटल डेवलपमेंट से संबंधित किस प्रकार के एमसीक्यूज आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, वो अपन कंप्लीट आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। तो एक बार मैं सभी को बोल रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दो, अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और लाइक कर दो जल्दी से। अब देखो, मेंटल डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास की क्लास हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पूरा मानसिक विकास हम करने वाले हैं, पूरा मानसिक विकास, और इसी के साथ कुछ एमसीक्यू भी देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मानसिक विकास, मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। देखो, मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास क्या होता है। जनरल बात है, मानसिक विकास और मेंटल डेवलपमेंट क्या चीज है। देखो, अपने ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, ज्ञान का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना। ज्ञान किस प्रकार से बढ़ेगा, जैसे जैसे आप इन्वायरमेंट के साथ एक्टिव हो, वातावरण के साथ आप एक्टिव रहोगे, वातावरण विभिन्न प्रकार के वातावरण में अपने आप को समायोजित कर पाओगे, वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर पाओगे, तो उस वातावरण का हमें अच्छे से ज्ञान होगा, उस वातावरण का हमें अच्छे से ज्ञान होगा और वातावरण के अंदर हम आसानी से एडजस्टमेंट कर पाएंगे, अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। जैसे हम कहीं पर भी किसी वातावरण में रहते हैं, उस वातावरण से अलग जैसे ही जाते हैं तो उस वातावरण में अपने आप को समायोजित करना, उस वातावरण के प्रति समायोजन कर पाएंगे अपन जब हमारा उसके अंदर, उस फील्ड के अंदर हमारा नॉलेज क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो ज्ञान का बढ़ना, वातावरण के साथ समायोजन, ये क्या कहलाता है, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास का आधारभूत तथ्य है। तो मेंटल डेवलपमेंट क्या है, एग्जाम में क्यों सुना सकता है, ज्ञान का बढ़ना, वातावरण के साथ समायोजन,
ज्ञान का बढ़ना तथा वातावरण के साथ समायोजन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ज्ञान का बढ़ना प्लस वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित करना ही क्या है? मेंटल डेवलपमेंट की प्रक्रिया है। अब देखो, मेंटल डेवलपमेंट में विभिन्न प्रकार के मानसिक पक्ष आते हैं, विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाएं आती हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक विकास के कुछ पक्ष हैं। क्या क्या क्रियाएं अपन मेंटल डेवलपमेंट या मानसिक विकास के अंदर पढ़ते हैं, क्या क्या क्रियाएं मानसिक विकास के अंदर होती हैं? तो उसके अंदर फर्स्ट है संवेदना। संवेदना यानी ज्ञानेंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, संवेदना होती है, उसे संवेदना बोला जाता है। सीखना, लर्निंग होगी, प्रत्यक्ष सीखना, निर्णय लेना, अवधान, भाषा, ये सब क्या मानसिक विकास के पक्ष है। इसके अलावा भी कुछ और है, देखो, जैसे इंटेलिजेंस होगी, बुद्धि होगी, कल्पना हो गया, रुचि है, अभिवर्ती है, प्रत्यय, कंसेप्ट है, चिंतन, थिंकिंग होगी, स्मृति होगी, मेमोरी होगी, स्मृति होगी, समस्या समाधान हो गया, सहानुभूति होगी। ये सब मेंटल डेवलपमेंट के क्या है? पक्ष या क्रियाएं हैं। यानी मेंटल के अंदर हमारा जो मानसिक विकास होता है, उसके साथ साथ ये सभी प्रक्रियाएं, सभी क्रियाएं, सभी पक्ष आपस में चलते रहते हैं। क्योंकि ये क्रियाएं जैसे जैसे होगी, हमारा ज्ञान में वृद्धि होगी, हमारे ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और ज्ञान में वृद्धि होगी तो हम वातावरण के साथ क्या करेंगे? समायोजन करेंगे। और यही क्या कहलाता है? हमारा मेंटल डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये सब प्रक्रियाएं हम अलग से देखने वाले हैं, सभी को अलग से पढ़ने वाले, इनके अलग अलग चैप्टर, देखो लर्निंग का चैप्टर आपको पता है, और चिंतन हम पढ़ने वाले हैं, स्मृति, विस्मृति, समस्या समाधान, ये अलग अलग चैप्टर है, उनको हम अलग अलग देखने वाले हैं। तब देखते हैं। आप देखो, हम पढ़ेंगे मेंटल डेवलपमेंट के अंदर बेसिक बात पढ़ने वाले मानव व्यवहार के आधार। मानव किस प्रकार से व्यवहार करता है, विभिन्न प्रकार का व्यवहार हमारा किस प्रकार से हम करते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? अपना जो व्यवहार है, बिहेवियर, उसको कौन कंट्रोल करता है? कौन सी यूनिट है वो कंट्रोल करती है? ये पूरा हम इस डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। पूरा नर्वस सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। यानी मानव का जो व्यवहार है उसको कंट्रोल करने का काम होता है, एक अपने बॉडी के अंदर सिस्टम काम करता है, जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, जो विभिन्न तंत्रिकाओं का बना होता है, जिसे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये तंत्रिकाएं हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है और ब्रेन के द्वारा वो इंटरकनेक्टेड रहती है। तो इन्हें बोलेंगे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। अब देखो, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र क्या है? तो देखो, तंत्रिका तंत्र हमारी जो बॉडी है, ब्रेन है, और ये बॉडी है, पूरी कंप्लीट बॉडी है। इस बॉडी की जो जितनी भी तंत्रिकाएं हैं, किसी भी जितने भी ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन से जुड़ी हुई तंत्रिकाएं ब्रेन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो इनको ब्रेन के द्वारा जो सूचना आती है वो बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक पहुंचाना, विभिन्न पार्ट्स की जो सूचना होती है उनको बॉडी ब्रेन तक पहुंचाना, ये पूरा जो सिस्टम काम करता है उसे बोला जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब देखो, नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र की। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इसकी मूलभूत और सबसे छोटी एक यूनिट होती है, मूलभूत और सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे हमारी बॉडी के सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। क्या होती है? सेल या कोशिका होती है। उसी प्रकार इस नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी मूलभूत और कार्यात्मक एक यूनिट होती है, इकाई होती है, जिसे बोला जाता है न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका। तो एग्जाम में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी या मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूरॉन लगभग 12 अरब तंत्रिका कोशिका, लगभग 12 अरब तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या होती है, न्यूरॉन सेल होती है। ये लगभग कितनी संख्या होती है? 12 अरब तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल से नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। देखो, ये ब्रेन है और बॉडी के विभिन्न पार्ट्स हैं, तो न्यूरॉन सेल क्या करती है? सूचनाओं का क्या करती है? ट्रांसफर करती है। मैंने ये बात आपको अच्छे से बताई है। यानी न्यूरॉन सेल नर्वस सिस्टम की क्या एक यूनिट है, जो बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी के अंदर सूचनाओं का क्या करती है? आपस में ट्रांसफर का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्वस सिस्टम। अब पढ़ने वाले पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, रीट के एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी आपको ये नहीं देखना है कि नर्वस सिस्टम टॉपिक तो साइंस का है, साइंस का है, लेकिन आपका ये टॉपिक आपकी साइकोलॉजी सब्जेक्ट को क्या रहा है? छू रहा है, मेंटल डेवलपमेंट को छू रहा है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए, सीटेट के अंदर पूछे गए और रीट के अंदर भी पूछे गए हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, बहुत अच्छे से उसको क्लियर करना है। तो देखो, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र क्या है? तो इसके मैंने 2 पार्ट बताए टोटल। कितने पार्ट होते हैं? नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कितने पार्ट है? 2 पार्ट होते हैं।
एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस बोला जाता है। देखो ये अपनी बॉडी है, ठीक है। अब बॉडी से देखो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है, बॉडी का जो सेंटर पार्ट है, सेंटर पार्ट है उसको पूरे को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब देखो ये बॉडी के सेंट्रल पार्ट को करता है पूरा कंट्रोल, तो नर्वस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हो गया। बॉडी के सेंट्रल पार्ट को क्या रखता है। अब देखो ये आ गया परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर क्या आ गया, देखो ये जो पार्ट है सेंटर के अलावा ये जो पार्ट है, ये टोटल पार्ट किस में आ जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी इसे बोलेंगे पीएनएस। और इस पीएनएस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, एसएनएस और एएनएस। यानी एसएनएस का मतलब होता है सपोर्टिंग नर्वस सिस्टम, और इसका होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त, कायिक और स्वायत्त, ये टोटल हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब हमने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सीएनएस और पीएनएस का हमने ब्रीफली इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये कहां पर किस प्रकार से बॉडी के अंदर हमारे इनका सेटअप होता है। अब बात करते हैं सीएनएस की, कि सीएनएस क्या है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर मोस्टली हम दो बातों का अध्ययन करेंगे। देखो ये बॉडी है, इस बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर देखो यहां पर जो पार्ट है वो पूरा सीएनएस का आने वाला है, बॉडी का मिड पार्ट ये पूरा सीएनएस का है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आने वाला है, इसके अंदर तो ब्रेन आता है और एक क्या आता है, मेरु रज्जु आता है। तो ये दो पार्ट हम बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। देखो देखो ये क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ये ब्रेन क्या है, दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो ये जैसे हमारी बॉडी है, टोटल बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी के अंदर देखो, बॉडी के अंदर हमारा जो नर्वस सिस्टम है सीएनएस है, उसका रोल क्या क्या रहने वाला है। देखो ये सीएनएस यहां से स्टार्ट होता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है, और ये 20 में बिल्कुल यहां तक चलता रहता है, यानी पूंछ तक चलता, यहाँ पर पूंछ के शुरू होगी, पूंछ तक चलता है, यहाँ ब्रेन से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर एक तो ब्रेन आ गया, और ये क्या है, मेरुदंड है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, मेरुदंड है, उसके अंदर जो लंबी स्ट्रक्चर होते हैं, लंबी एक रस्सीनुमा संरचना, उसे बोलते हैं मेरु रज्जु। तो इसके अंदर कितने पार्ट आ गए टोटल, सीएनएस के अंदर दो पार्ट आ गए। आपको ध्यान रखना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर कितने पार्ट आते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखो इसका मुख्य कार्य क्या है, सीएनएस सभी प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं करता है तथा मांसपेशियों वो ग्रंथियों को प्रेरक आदेश देता है। देखो मैंने बताया था इसके अंदर क्या आता है, ब्रेन आता है। ब्रेन बॉडी को विभिन्न प्रकार के आदेश देता है, यानी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती है उनको ट्रांसफर करने का काम ब्रेन से बॉडी, बॉडी से ब्रेन कौन करता है, नर्वस सिस्टम का नर्वस सेल या न्यूरॉन करते हैं। तो इसके अंदर सभी प्रकार की संज्ञानात्मक क्रिया होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सीएनएस के अंदर सभी प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं होती है। संज्ञानात्मक क्रियाएं बदले तो कौन सी क्रिया होती है, संज्ञानात्मक। अब ये संज्ञानात्मक क्रिया क्या होती है, संज्ञानात्मक क्रियाओं का मतलब होता है, ये शब्द बना है संज्ञान से। और संज्ञान की बात करें तो संज्ञान शब्द दो शब्दों से बना, सम प्लस ज्ञान। सम का मतलब होता है भली प्रकार से, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी भली प्रकार से ज्ञान या समझ विकसित करना या चिंतन करना, समस्या समाधान करना, ये निर्णय लेना, ये सब क्रियाएं, ये एक्टिविटी किसके अंदर आती है, संज्ञानात्मक क्रियाएं कहलाती है। और ये बॉडी का कौन सा नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट करता है, तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। अब देखो इसके अंदर बस आएगा, एक तो मस्तिष्क आएगा, एक मेरुरज्जु आएगा। मस्तिष्क का आपको वेट ध्यान में रखना, 1.3 केजी होता है। ये वेस्ट की बात कर रहा है। मैंने आपको शिशुअवस्था का बताया था, बाल्यावस्था का बताया था, और किशोर अवस्था का बताया था। शिशुअवस्था का बताया 350 ग्राम, और देखो किशोर अवस्था का याद करो तो एक अवस्था छोड़ रहा है तो एक लगा दो पहले, 350 ग्राम, 1350 ग्राम हो गया, और इसका होता है 1260 ग्राम। तो ये आपको तीनों वजन याद रखने। ये बात होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। क्लियर हुआ, चलो। अब पीएनएस क्या करता है, पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र का क्या काम है। देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र मैंने आपको बताया था, जैसे ये बॉडी है, बॉडी है, ये क्या हो गया यहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और
सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है और ये पूछ कर चलता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है। अब इस सीएनएस को जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ जोड़ने का काम कौन करेगा? पीएनएस करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सीएनएस, ये देखो सीएनएस जो पार्ट है, सीएनएस जो भाग है, सीएनएस, ये सीएनएस है, मैंने बताया अभी आपको। ये सीएनएस का क्या है? मेरुदंड या मेरुरज्जु है। अब देखो ये ब्रेन है, ये भी सीएनएस का पार्ट हो गया। तो इस सीएनएस के पार्ट को बॉडी के साथ जोड़ने का काम, या तंत्रिकाओं को सीएनएस की तंत्रिकाओं से जोड़ने का काम कौन करेगा? तो पीएनएस करने वाला है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीएनएस तथा विभिन्न बॉडी के पार्ट्स का साझेदार कौन होता है, बीच का साझा कौन करवाता है? तो कौन कराता है? पीएनएस या परिधीय तंत्रिका तंत्र करवाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पीएनएस बॉडी पार्ट्स और सीएनएस को आपस में जोड़ता है और संदेशों का संचरण भी करता है, आपस में संदेशों का संचरण भी यही करता है। अब देखो इसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बात होता है, मैंने बताया था आपको एसएनएस और एएनएस, दो पार्ट बताए थे, एसएनएस और एएनएस। इन दोनों का क्या क्या कार्य है, क्या क्या काम करते हैं, वो देखते हैं अपन। देखो तो देखो फर्स्ट बात करते हैं, कायिक तंत्रिका तंत्र क्या होता है? सोमोटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं एसएनएस। परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट बताए मैंने, एसएनएस और एएनएस। कायिक तंत्रिका तंत्र सोमोटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस। एक होता है सवाई तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एएनएस बोला जाता है जिसे। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। अब इन दो पार्टों को देखते हैं अपन। देखो कायिक तंत्रिका तंत्र है जो सोमोटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर आती है सभी ऐच्छिक क्रियाएं। सभी ऐच्छिक क्रियाओं को कौन कौन करता है कंट्रोल? एसएनएस ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी? अनैच्छिक क्रियाएं। कैसे याद रखोगे? देखो सवाई तंत्रिका तंत्र का नाम ही क्या है? ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब है स्वतः होने वाली क्रियाएं, यानी अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं होती हैं। तो इसके अंदर अनैच्छिक क्रिया आएगी, तो एसएनएस के अंदर क्या आ जाएगी? इसके विपरीत आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ऐच्छिक क्रिया आ जाएगी। आप देखो कायिक तंत्रिका तंत्र को वापिस दो प्रकार की तंत्रिकाओं के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने प्रकार की तंत्रिकाओं में? दो प्रकार की तंत्रिकाओं में। फर्स्ट है कपालीय तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाएं, जो तंत्रिकाएं मैंने बताई थी अभी, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। यही बात हुई थी, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिकाओं को संबंध होता है ब्रेन से, कपाल से, ये होती है 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाओं से संबंध होता है मेरु रज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से, जिसकी संख्या होती है 31 जोड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा सीधा, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़ी। वैसे संख्या आ जाए तो एक जोड़ी का मतलब 2, मतलब 24। और मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी या 62 की संख्या। तो मेरु तंत्रिका का संबंध होता है मेरु रज्जु से, और कपालीय तंत्रिका का संबंध होता है ब्रेन से, कपाल से। देखा था आपने अभी, ये ब्रेन होता है, ये पूरा सीएनएस हो गया। अब देखो इस ब्रेन को, ब्रेन की तंत्रिकाओं को बॉडी से जोड़ने वाले काम कौन करेगा? कौन करेगा? ये कपालीय तंत्रिकाएं करेंगी, कपालीय तंत्रिकाएं करेंगी। और जो ये मेरु रज्जु है, मेरु रज्जु है, इसकी इससे विभिन्न बॉडी पार्ट से जोड़ने का काम कौन करेगी? मेरु तंत्रिकाएं करेंगी। ये मेरु तंत्रिकाएं कितने? 31 जोड़ी। और ये कपालीय तंत्रिकाएं कितनी होती है? 12 जोड़ी इनकी संख्या होती है। तो ये मैंने बताया है, परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांट दिया है, एसएनएस और एएनएस। एसएनएस सोमोटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक मतलब स्वतः होती है, अनैच्छिक क्रिया होगी। स्वतः मतलब अपने आप होती है, अनैच्छिक मतलब अपनी इच्छा पे निर्भर नहीं है। तो एएनएस का मतलब अनैच्छिक और एसएन का मतलब ऐच्छिक। और एसएनएस के अंदर दो प्रकार की तंत्रिका आती है, कपालीय तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। कपालीय तंत्रिका का संबंध ब्रेन से होता है, 12 जोड़ी होती है। और मेरु तंत्रिका का संबंध मेरु रज्जु से होता है, जिसकी संख्या होती है 31 जोड़ी। अब देखो सवाई तंत्रिका तंत्र को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं, सभी अनैच्छिक क्रियाएं आती हैं। अब इसको भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपी और परानुकंपी। देखो अनुकंपी क्या काम है? यह आपातकालीन स्थितियों को संभालने का कार्य करता है, जैसे समस्या का समाधान करना, समस्या का समाधान करना। जैसे कोई अपने सामने आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको संभालने का काम अपने आप, ये अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं है, अपने आप हमारा अनैच्छिक तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है।
इसी प्रकार प्राणुकंपी की बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रह व्यवस्था बोला जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण का काम करता है, व्यक्ति को शांत कर सामान्य स्थिति में लाने का काम करता है। जैसे कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो उससे निपटने का काम कौन करता है, संभालने का काम करता है अनुकंपी। और ऊर्जा संरक्षण यानी अपने अपने को शांत कर सामान्य स्थिति में लाने का काम कौन करता है, प्राणुकंपी करता है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी। ये हो गया हमारा पूरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब देखो हम सीएनएस स्टार्ट करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट बताए थे मैंने। एक तो ब्रेन बताया था, मस्तिष्क बताया था, और ये बताया था मैंने मेरु रज्जु। दोनों की स्टडी करते हैं। हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र पूरा देख लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। अब बात करते हैं ब्रेन की, मस्तिष्क की। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन का देखो कहां पर स्थित होता है, ब्रेन होता है खोपड़ी में स्थित होता है। ये पता आपको। वजन कितना होता है मैंने बताया था अभी आपको, बाल्यावस्था में 350, 1260 और 1350 ग्राम। तो ये होगा केजी में। इसको अपन 1000 से डिवाइड करके केजी में डिवाइड कर सकते हैं। देखो टोटल शरीर का 2.35% क्या होता है, ब्रेन होता है। टोटल बॉडी का 2.35% क्या होता है, ब्रेन होता है। ये बात आपको 10 छोटे छोटे फैक्ट बताए मैंने। अब देखो ब्रेन को टोटल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में पूरे ब्रेन को हमने डिवाइड किया। ठीक है, पढ़ते हैं। देखो अगर मस्तिष्क कौन कौन से, अगर मस्तिष्क फोन ब्रेन, फिर आता मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन, और फिर आता पश्च मस्तिष्क या हिड ब्रेन। 3 ब्रेन में बांटा गया हमने, अगर मस्तिष्क, फोन ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क हिड ब्रेन। ठीक है, अब देखो मध्य मस्तिष्क से कोई पार्ट्स नहीं है, टोटल सबसे छोटा पार्ट होता है, ये छोटी साइज होती है इसकी। ठीक है, और आगे देखने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, अगर मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क की बात करते हैं तो अगर मस्तिष्क जो पार्ट है उसको बोला जाता है, फर्स्ट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस इंग्लिश के वर्ड आपको याद रखना है यहाँ पर। देखो अगर मस्तिष्क को थैलेमस, हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क या सेरेबेलम ठीक है, सेरिबम। ठीक है, और अब देखो यहां पर 3 नाम याद रखने, अगर मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या प्रमस्तिष्क या सेरिबम। ठीक है, इसी प्रकार पश्च मस्तिष्क के पार्ट है मेंडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स और अनुमस्तिष्क। देखो यहां पर प्रमस्तिष्क आ रहा है, अगर मस्तिष्क मतलब प्रमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क मतलब अनुमस्तिष्क। यहां पर आपको डिफरेंट समझना। देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। अब देखो मैं दोबारा बताता हूं आपको। देखो बात करें अपन अगर मस्तिष्क, यहां पर बता देता हूं। देखो अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क से कोई पार्ट नहीं है, और ये हो गया पश्च मस्तिष्क। देखो अगर मस्तिष्क के माने पार्ट होते हैं, एक तो होता है थैलेमस, इंग्लिश के नाम याद रखना, थैलेमस को चेतक बोलते हैं हिंदी में। फिर होता है हाइपोथैलेमस, और तीसरा है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को बोलते हैं सेरिबम। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट आता है मेंडुला ऑब्लिंगेटा बोलते हैं, दूसरा आता है इसके अंदर पोन्स या सेतु बोलते हैं, तीसरा आता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, सेरिबम और सेरिबेलम। अब देख लो इसके अंदर अंतर देखना आप। अगर मस्तिष्क की बात करें तो आगे की तरफ है, अगर तो इसके अंदर जो मस्तिष्क का तीसरा पार्ट होगा वो पर मतलब पहले, पर मस्तिष्क आ जाएगा। इसी प्रकार पश्च मस्तिष्क के बाद पीछे का है तो अनु मतलब पीछे, तो अनु मस्तिष्क। ये 2 पार्ट आप क्लियर हो गए। फिर आ गया अगर मस्तिष्क थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसका आ गया लास्ट में मेंडुला और पोन्स। ये आपको 2 बात याद रखनी। अब देखो प्रमस्तिष्क आगे की तरफ है, आगे की तरफ आगे रहेगा तो इसका काम भी एडवांस होगा, मतलब संज्ञानात्मक क्रिया करना, मेंटल जो एक्टिविटी होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा पार्ट इसका ही रहता है। यानी पूरी अपनी जो बॉडी का बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, समस्या समाधान का मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्र हमारा चिंतन का सभी का प्रमस्तिष्क ही माना जाता है, क्यों आगे का पार्ट है। इसी प्रकार अनुमस्तिष्क की बात करें, पीछे का पार्ट है, तो इसका काम क्या होता है, पीछे का काम है, मतलब पीछे रहता है। तो इसका काम क्या है, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम ये करता है। इसके अलावा इसको कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया गया है। इसी प्रकार प्रमस्तिष्क आगे रहता है, तो इसको क्या काम दिया गया है, सभी प्रकार की बुद्धि से संबंधित, चिंतन से संबंधित, निर्णय से संबंधित, समस्या समाधान से संबंधित सभी प्रकार की जो एक्टिविटी है, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, उनका दायित्व किसको दिया गया, प्रमस्तिष्क को दिया गया। और अनुमस्तिष्क मतलब पीछे है, तो इसको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देगी, किसका दिया, इसको कहा गया है कि तेरा काम क्या है, बॉडी का बैलेंस बनाने का है।
ये बात मैंने आपको बताई है ब्रीफली। अब देखो ये पार्ट हो गए टोटल अपने। तो देखो अगर मस्तिष्क को फॉर्म में बोलते हैं थैलेमस, जब तक थैलेमस बोलते हैं हाइपोथैलेमस, अधर तक बोलते हैं प्रमस्तिष्क या परमस्तिष्क या वलकूट भी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलापों को संपादित करता है। मध्य मस्तिष्क कोई पार्ट नहीं है। मेंडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स और अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ये पार्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इनका हम डिवाइडेशन करते हैं, पूरा पढ़ते हैं। अगर मस्तिष्क पढ़ते हैं, फोन ब्रेन, देखो सभी प्रकार के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और प्रेरक क्रियाकलाप करता है। मैंने अभी बताया आपको। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट है थैलेमस, हाइपोथैलेमस और परमस्तिष्क। थैलेमस को क्या बोलते हैं? प्रसारण केंद्र बोलते हैं। इसको बात को आपको ध्यान रखना है। थैलेमस को क्या बोला जाता है? प्रसारण केंद्र बोलता है। ये एक प्रसारण केंद्र रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है, जो ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं को क्या करता है? प्रसारित करता है। जैसे ही ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना आती है तो किसके पास आएगी? अगर मस्तिष्क का पहला पार्ट कौन सा हो गया? थैलेमस हो गया। यानी देखो पहले आएगा अगर मस्तिष्क, फिर आएगा मध्य मस्तिष्क, फिर आएगा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अगर मस्तिष्क आएगा, ये अगर मस्तिष्क का पार्ट हो गया, यहां तक अगर मस्तिष्क हो गया, ये हो गया मध्य मस्तिष्क हो गया, ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। अगर मध्य पश्चिम। तो अगर मस्तिष्क का 3 पार्ट बताया मैंने, 1 2 और 3। इसके बताया 3, 1 2 और 3। सबसे पहले जो सूचना है वो किसके पास आएगी? फर्स्ट पार्ट के पास आएगी, इसके पास आएगी। किसके पास आएगी? थैलेमस के पास आएगी। तो थैलेमस क्या होगा? जितने भी ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना आ रही है उनको क्या करेगा? प्रसारित कर देगा। मतलब सभी ऑर्गन्स, सभी जो पार्ट्स हैं, आगे के जो सभी पार्ट्स हैं उनके पास ये सूचनाएं फैला देगा। समझ में आई बात? यानी ये प्रसारण के अंदर रिले स्टेशन की तरह कार्य करता है। ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाओं क्या करता है? प्रसारित कर देता है। ठीक है, फिर आता है हाइपोथैलेमस। ये सांवेगिक और अभिप्रेरणात्मक व्यवहारों में शामिल शारीरिक प्रक्रियाओं को नियमित करता है। जो सांवेगिक और अभिप्रेरणात्मक व्यवहार है उसमें शामिल शारीरिक प्रक्रिया को नियमित करता है। जैसे भोजन करना, पानी पीना, सोना, तापमान नियंत्रण, कामोत्तेजना, ये सभी काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तापमान नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। सोना, पानी पीना, भोजन करना, ठीक, कामोत्तेजना, ये सभी काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस के सभी कार्य हैं। देखो प्रमस्तिष्क की बात करें, सेरेब्रम की बात करें, यह इसे प्रमस्तिष्क के वलकूट भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये भाग सभी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे अवधान, प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, स्मृति, भाषा, समस्या समाधान आदि का योगदान करता है। मैंने बताया था आपको, ये बात मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की है। ठीक है, देखो थैलेमस को प्रसारण केंद्र बोला जाता है। ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त संकेतों, थैलेमस की बात आता है, ये बलकूट या कॉर्टेक्स में बॉडी पार्ट्स में मिलता है, सभी के पास आपस में इसको सूचनाओं को प्रसारित करता है, इसलिए इसे प्रसारण केंद्र रिले स्टेशन कहा जाता है। हाइपोथैलेमस भोजन करना, काम उत्तेजना, तापमान नियंत्रण, सभी प्रकार की कार्य एक्टिविटी कौन करता है? ये करता है। ये शरीर के आंतरिक वातावरण जैसे हृदय गति, ताप, रक्तचाप, तापमान नियंत्रण व नियमन, इसका कार्य भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य, ये विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को भी नियमित करता है। हाइपोथैलेमस की बात करें तो आपको 2 बातें बहुत याद रखनी, तापमान कंट्रोल का, ठीक है, एक, और हार्मोन्स नियमन। जितने भी हार्मोन्स, एंडोसाइक्रिन जो ग्लैंड है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि होते हैं, वो हार्मोन स्रावित करते हैं, उनका नियमन करना और तापमान नियंत्रण व नियमन करने का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमस्तिष्क। ये ब्रेन का 2 होता है। प्रमस्तिष्क के अंदर गोलाई पाए जाते हैं, गोलार्ध पाए जाते हैं और पाले पाए जाते हैं। ये अपन देखने वाले हैं। प्रमस्तिष्क बुद्धि व चिंतन का केंद्र कहा जाता है। मैंने बताया सभी प्रकार के उच्च स्तर की संज्ञानात्मक प्रक्रिया करने का काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क ही करता है। तो उच्च स्तरीय एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं परमस्तिष्क गोलार्ध। परमस्तिष्क गोलार्ध की बात करते हैं। तो परमस्तिष्क गोलार्ध को 2 भागों में बांटा गया मुख्य तौर पे, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। ठीक है, ये परमस्तिष्क है, इसको 2 भागों में बांट दिया, बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध। ठीक है, अब इनको जोड़ने का जो ये कार्य स्ट्रक्चर कर रही है उसको बोलेंगे कार्पस कैलोसम। क्या बोला जाता है? कार्पस कैलोसम। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कार्पस कैलोसम। सीटेट या डीएसएसबी एग्जाम में पूछा गया कि प्रमस्तिष्क के जो दोनों गोलार्ध होते हैं, बायां गोलार्ध व दायां गोलार्ध, इनको आपस में कनेक्ट करने का, जोड़ने का काम कौन सी संरचना करती है, जिसका नाम बताइए? तो उसका नाम है कार्पस कैलोसम।
सब। अब देखो, बायां काम जो गोलार्ध है उसका काम होता है भाषा संबंधी जितने भी व्यवहार होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है? बायां गोलार्ध करता है। भाषा संबंधी व्यवहारों का नियंत्रण कौन करता है? बायां गोलार्ध करता है। और दायां गोलार्ध क्या करता है? प्रतिमाएं, देशिक संबंध, प्रारूप प्रत्यय यानी दिशा से संबंधित प्रतिमाएं, ये प्रारूप प्रत्यय, ये सभी काम और कौन संभालता है? दायां गोलार्ध संभालता है। यानी आपको ध्यान रखना, बायां गोलार्ध का काम क्या होता है? भाषा संबंधी होता है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कौन करता है? दायां गोलार्ध करता है। मतलब प्रतिमाएं, इमेज, मॉडल, दिशा संबंधी ज्ञान, प्रारूप प्रत्यय, सभी कौन करता है? दायां गोलार्ध का काम है। तो बायां गोलार्ध का काम आपको ध्यान रखना भाषा संबंधी। इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने का काम कौन करता है? महासंयोजक पिंड या कार्पस क्यूलोसम से जुड़े आपस में रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है प्रमस्तिष्क वलकुट पालिया। वलकुट पालिया लोब, ये यहां से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में काफी बार आता है। ये आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी प्रमस्तिष्क वलकुट पालिया लोब होती है। तो फर्स्ट इसके अंदर आती है ललाट पाली, 4 पालियों में अटक है। प्रमस्तिष्क जो पालियां होती है वो 4 होती है। ललाट पाली, फ्रंटल लोब, पार्श्व वाली पेरेंटल लोब, और इसके बाद आती है नंबर 3 आती है शंख पाली, टेम्पोरल लोब, और आती है पश्च कपाल पाली और ओसिपेटल लोब। इन ललाट पाली, पार्श्विक पाली, शंख पाली और पश्चक कपाल पाली, ये 4 पालियों में प्रमस्तिष्क वलकुट पालियों को डिवाइड किया गया है। इनके क्या क्या कार्य हैं? एग्जाम में यहां इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अलग अलग क्या कार्य हैं वो आपको याद रखना है। अब देखो कैसे याद रखोगे। फर्स्ट बात आती है ललाट पाली। ललाट पाली, ठीक है, ये बॉडी स्ट्रक्चर है। ललाट का मतलब क्या हो गया? ललाट इस पार्ट को बोलते हैं अपने, इस पार्ट को ललाट बोला जाता है। ठीक है, ललाट की बात करें तो ललाट का मतलब हो गया मस्तिष्क, अपना ब्रेन आ गया। और ब्रेन का काम क्या होता है? सभी प्रकार के संज्ञानात्मक कार्य करना, जैसे निर्णय क्षमता है, समस्या समाधान, सभी प्रकार की संज्ञानात्मक प्रक्रिया कौन करता है? ब्रेन करता है। एक्टिविटी कॉग्निटिव एक्टिविटी सभी प्रकार की कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, और ब्रेन का भी कौन सा पार्ट करता है? प्रमस्तिष्क ही करता है। ठीक है, तो ललाट पाले का आपको कार्य याद होगा कौन सा है। फिर बात करते हैं पार्श्विक पाली। पार्श्विक पाली क्या करता है? त्वचीय संवेदनाएं। देखो, बॉडी की जो पार्श्विक स्ट्रक्चर होती है, मतलब पार्श्व मतलब साइड का, साइड का मतलब दोनों तरफ से, ये बॉडी का पार्ट है। इसका जो पार्श्विक हिस्सा परिधि की तरफ, बाहर की तरफ जो हिस्सा है, उसका क्या काम होता है? बाहर की तरफ क्या आता है? अपने दोनों हाथ आते हैं। बाहर की तरफ का हिस्सा, दोनों हाथ आ गए और दोनों पैर आ गए। ये बाहर की तरफ हिस्सा होगा, पार्श्विक पाली हो गई, पार्श्विक हिस्सा हो गया। तो इसका क्या कार्य क्या काम करता है? ये एक तो पेश से क्रिया करना, जितनी पेश से एक्टिविटी होती है वो पार्श्विक कार्य से होते हैं, पार्श्विक पाली से होते हैं। पेशी मतलब अपने हाथ से पेशियों से करते हैं और पैरों से करते हैं, सभी पेशी क्रिया। और इसके अलावा सभी तविषीय संवेदनाएं, त्वचा से जो संवेदनाएं होती है वो भी इसके द्वारा ही होती है। त्वचीय संवेदनाएं मतलब गर्म हाथ अपने स्पर्श हो गया, हाथ स्पर्श हो गया तो अपने आप हमें संवेदनाएं हो जाती है। पैर की कील चुभ गई तो अपने आप संवेदना हो जाती है। तो सभी त्वचीय संवेदनाएं और पेशीय क्रिया किसके द्वारा संपादित होती है? पार्श्विक पाली के द्वारा संपादित होती है। नंबर 3 बात करते हैं शंख पाली। देखो, शंख आपने देखा मंदिरों के अंदर शंख रखा रहता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं? बजाते हैं। क्यों? उसको बजाते हैं गाने के साथ या किसी भी पर्व पे, या ठीक है मंदिरों के अंदर आरती के टाइम हम बजाते हैं, शंख बजाते हैं। ठीक है, तो शंख को बजाते हैं तो लोग कानों में, लोगों के कानों तक उसकी आवाज सुनती है, मतलब सुनना। शंख पालिया क्या काम है? शंख को सुनना और सुनना, जिससे हमें भाषा या जो भजन है वो अच्छे से हमें क्लियर होता है, भाषा को समझते हैं। ठीक है, तो शंख पालिया क्या काम हो गया? सुनना और भाषा को समझना। अब देखो पश्च कपाल कपाली। देखो, हमारे 4 व्हीलर गाड़ी के अंदर हम बैठे हुए, गाड़ी चल रही है और एक साइड के अंदर 2 मिरर होते हैं, 2 दर्पण होते हैं। इससे हम पीछे साइड में क्यों ये दर्पण लगाया जाता है? कि पीछे की जो भी गाड़ी आती है उसको हम देख सके इसके अंदर। पश्च कपाल पाली यानी पश्च, इसका मतलब क्या? पीछे का पीछे की गाड़ी को देखना और किस कलर की गाड़ी है इसका रंग विभेद करना, ये सब कार्य किसका? पश्च कपाल पाली के कार्य है। ये मैंने 4 आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दिया पालियों को। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, इसका आंसर सभी बताएंगे। यदि कार ड्राइविंग कर रहे हो तो नियम समूह को सुमेलित करो। ठीक है, स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ सेकंड है। स्तंभ फर्स्ट में ललाट पाली, पार्श्विक पाली, शंख पाली, पश्च कपाल पाली,
और स्तंभ सेकंड के अंदर ए बी सी डी है, दूसरी गाड़ियों का हॉर्न सुनना, दूसरी गाड़ियों को देखना, दृश्य अनुकरण की पैसे क्रियाकलाप करना, किस समय कौन सा गियर लगाना का निर्णय लेना। अब इसमें से कूट को सुमेलित करना है, आपको आंसर देना, सभी को बहुत जल्दी देना है। चैट बॉक्स के अंदर ए बी सी डी लिख के बताना, जल्दी बताएंगे सभी, जल्दी बताएंगे, सभी को आंसर देना है। ए बी सी डी में से कौन सा कूट सही है। जल्दी बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो देखो इसका अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो फर्स्ट बात बताई थी मैंने ललाट वाली, तो ललाट वाली कौन सी होती है, ललाट का मतलब होता है ब्रेन, ये पार्ट ललाट कहलाता है, जो सभी प्रकार के संज्ञानात्मक क्रिया करते हैं, जैसे समस्या समाधान, चिंता, निर्णय क्षमता। तो निर्णय क्षमता, किस समय कौन सा गियर लगाना है, क्या निर्णय लेना, तो एक के अंदर क्या हो गया, डी हो गया। फिर देखो पार्श्विक पाली, पार्श्विक पाली मतलब पार्श्व साइड के अंदर क्या हो गया, पार्श्व मतलब हाथ हो गए और पैर हो गए, तो ये सभी तविचे संवेदनाएं करता है, और पेश से क्रियाकलाप, पेश से हमें क्रियाकलाप करते हैं हाथ और पैरों से। तो देखो सभी प्रकार के पेश से क्रियाकलाप, तो सी ऑप्शन आपका सही हो गया इसके अंदर। तो दो के अंदर आप क्या कर दोगे, सी। फिर आते हैं शंख पाली, शंख का मतलब शंख बजाते हैं तो सुनना, भाषा समिति विभाग, तो हॉर्न, दूसरी गाड़ियों का हॉर्न सुनना, ठीक है। तो तीन के अंदर क्या हो गया, ए। और पश्च कपाल पाली, दूसरी गाड़ी को देखना, दर्शन करना, रंग विभेद करना, तो चार के अंदर क्या हो गया, बी। तो देख लो डी सी ए बी, डी ए के अंदर हो गया। देखो इस प्रकार से मिला है इसको, ए के अंदर हो गया डी, ए के अंदर हो गया, ए के अंदर चार हो गया, ठीक है, दोनों में ये दोनों कट हो गए। फिर क्या है, बी के अंदर क्या है, बी के अंदर भी, बी, चलो देखते दोबारा देखते, देखो ए के अंदर हो गया, यहां पर ए के अंदर दिखाया है सी, ए के अंदर है सी, ए के अंदर सी ऑप्शन, यानी कूट सही नहीं बना, ठीक है ना। ए के अंदर है सी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ए के अंदर सी हो जाएगा, ए के अंदर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ए है दूसरी गाड़ियों का हॉर्न सुनना, तो ए का आंसर क्या था अपना, ए में था थ्री, तो ए में था थ्री, किस में हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना, ए के अंदर थ्री हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर डी हो जाएगा, सेकंड के अंदर सी हो जाएगा, और थर्ड के अंदर ए हो जाएगा, फोर्थ के अंदर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस कूट को अच्छे से सुमेलित कर सकते हो, ठीक है। ये प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है आपके एग्जाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। फिर हमने प्रमस्तिष्क कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो मैंने बताया छोटी साइज का होता है, इसमें देखने, सुनने, भाव, अनुभूति की संवेदनाएं पाई जाती है, देखना, सुनना और भाव, अनुभूति की संवेदनाएं पाई जाती है। और इसके अलावा अगर मस्तिष्क से हमने पढ़ा था सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, उच्च संज्ञानात्मक क्रियाएं इसके अंदर होती है। बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की, तो मध्य मस्तिष्क में देखना, सुनना और भाव अभिव्यक्ति, ये सभी प्रक्रियाएं मध्य मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। तीन प्रकार के पार्ट बताए थे। फिर बात आ गया कि पश्च मस्तिष्क। इस पश्च मस्तिष्क से मोटा मोटा काम क्या था, बॉडी का बैलेंस बनाना, बॉडी का बैलेंस बनाने का काम होता है। तो मध्य मस्तिष्क देखना, सुनना, भाव, अनुभूति की संवेदनाएं पाई जाती है। मध्य मस्तिष्क में भाव अनुभूति, भाव अनुभूति एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है, यह हमें सक्रिय बनाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मध्य मस्तिष्क में भाव अनुभूति हेतु एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जिसे कहा जाता है रेटिकुलेटर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। या भाव अनुभूति से संबंधित रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ब्रेन के किस पार्ट में होता है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो आपको इतना याद रखना मध्य मस्तिष्क में, और कुछ याद नहीं रखना, देखना, सुनना, भाव अनुभूति, भाव अनुभूति के सेंटर को बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये बात आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलो नेक्स्ट बात करते हैं पश्च मस्तिष्क, हिड ब्रेन की बात करते हैं। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो मैंने इसके तीन पार्ट बताए थे आपको, मेडुला ऑब्लांगेटा, मज्जा पुष्टा कहा जाता है, दूसरा पार्ट है सेतु या पोन्स, और तीसरा पार्ट है पश्च मतलब पीछे है तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, एक आता सेरिबम और एक आता सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या काम होता है, देखो ये मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियां, जो मूलभूत जीवन सहायक गतिविधियां जैसे सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप को नियंत्रित करता है।
इसलिए मूलभूत करता है, इसलिए इसे जीवनाधार केंद्र कहा जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा मूलभूत जो अपने जीवन की दैनिक क्रिया होती है उनको केंद्रित करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसे जीवनाधार केंद्र कहा जाता है। तो मस्तिष्क का जीवनाधार केंद्र किसे कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन सहायक गतिविधि जैसे सांस लेना, हृदय गति, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट बात आती है सेतु या पोन्स। सेतु या पोन्स, सेतु या पोन्स का काम होता है? सुनना और देखना और सुनना। इसके अंदर निद्रा तंत्र भी पाया जाता है, निद्रा तंत्र से ये सेतु जुड़ा रहता है, यानी सुनना और देखने के कार्य कौन करता है? सेतु पोन्स करता है। और ये सेतु निद्रा तंत्र से जुड़ा रहता है। देखो स्वप्न निंद्रा, सपने में सुनाई देने वाली ध्वनियां सेतु के कारण सुनाई देती है, क्योंकि निद्रा तंत्र से जुड़ा रहता है। तो सेतु की आपको दो बात आएंगी, श्रवण यानी सुनना और देखना, ठीक है, और निंद्रा, सुनना और निंद्रा, ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऐसे केंद्रक होते हैं जो चेहरे की अभिव्यक्ति, सांस प्रश्वास को संचालित भी करते हैं। तो अपने चेहरे की जो अभिव्यक्ति होती है उसको भी प्रभावित कौन करते हैं? पोन्स या सेतु के केंद्र ही करते हैं। तो पोन्स के अंदर देखो सुनना, निंद्रा तंत्र, स्वप्न निंद्रा आ जाएगी इसके अंदर, और ऐसे केंद्र जो चेहरे की अभिव्यक्ति और श्वास प्रश्वास को संचालन को भी प्रभावित करते हैं। ये बात आपको मोटी मोटी पोन्स के अंदर ध्यान रखनी है। तो देखो मेडुला ऑब्लांगेटा मस्तिष्क का जीवनाधार केंद्र, क्योंकि यह जीवन सहायी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन? इसके अंदर सुनने की और निद्रा तंत्र पाया जाता है। और अनुमस्तिष्क सेरेबम की बात करें, मैंने पहले बताई थी, यह शरीर को संतुलन बनाने का उत्तरदायित्व देगा, जैसे चलना धुलना और संतुलन करना। ये बात हो गई अपने पश्चिम मस्तिष्क की, पूरी बात हो गई। क्या अब देखो सीएनएस पढ़ रहे थे हम, सीएनएस का पार्ट हमने मस्तिष्क कंप्लीट कर लिया, मस्तिष्क का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क मैंने तीन पार्ट बताए थे आपको, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक था प्रमस्तिष्क या सेरेबम। मध्य मस्तिष्क कोई पार्ट नहीं, इसके भी तीन पार्ट हो गए, मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। देखो थैलेमस के, अगर मस्तिष्क के सभी कार्य बताए हुए, सभी प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक एक्टिविटी को करना, ठीक है, थैलेमस की होगी। हाइपोथैलेमस से मैंने बताया तापमान नियंत्रण और हार्मोन्स का कंट्रोल, और प्रमस्तिष्क से मैंने बता दिया सभी प्रकार की उच्च संज्ञानात्मक क्रिया करना। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा होता है, इसका कार्य आपको क्या ध्यान रखना है? देखना सुनना, और इसके अलावा आपको क्या रखना है ध्यान में? भाव अनुभूति का रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सेंटर इसके अंदर पाया जाता है। पश्चिम मस्तिष्क के तीन पार्ट होते हैं, मेडुला जीवनाधार केंद्र कहा जाता है, क्योंकि जीवन की आधारभूत गतिविधियां संचालित होती है। पोन्स इसके अंदर सुनना और निद्रा तंत्र इससे जुड़ा रहता है। और अनुमस्तिष्क क्या कहता है? बॉडी का बैलेंस बनाना, चलना दौड़ना, सब काम किसका होता है? अनुमस्तिष्क का होता है। ये बात हमने देखी थी, मस्तिष्क की पूरी डिटेल देखी। अब इसके बाद बात करते हैं सीएनएस का पार्ट 2 है मेरुरज्जु, इसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। देखो अपनी बॉडी है, इस बॉडी का यहां से लेके ब्रेन से लेके, देखो ब्रेन का जो लास्ट का हिस्सा क्या होता है, मैंने ये बताया था, मेडुला की बात की थी। मेडुला से लेके यहां तक पूंछ तक, मेडुला से लेके पूंछ तक का जो ये भाग है, एक लंबी रस्सी नुमा होता है, एक लंबी रस्सी नुमा होता है, जिसे मेरुदंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसके सारे जो स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड बोला जाता है। स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु बोलता है, ये सूचनाओं का आदान करता है बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी में, जैसे ये। और इसके अलावा क्या करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। अपने फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर शेष अवस्था के कुछ प्रतिवर्त पढ़े थे, मोरो मीरो बेवर की, सभी क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स की एक्टिविटीज है, जो जिसका नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी मेरुरज्जु सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया, इसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड करता है, ठीक है। ये बात हमने देखी थी। मानसिक विकास की हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, पूरा हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है। इसके अंदर ब्रेन को पढ़ लिया, सीएनएस पढ़ लिया, पूरा पीएनएस पढ़ लिया है। और यानी बात करें तो मानव व्यवहार का आधार, मानव किस प्रकार से बिहेवियर करता है, ये हमने पूरा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन इसको कर लिया है। अब हम देखते हैं मानसिक विकास के कुछ फैक्ट्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ फैक्ट्स देखते हैं।
देखो बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट की, बात करते हैं 2 माह और 3 माह, शेष अवस्था से बाल्यावस्था तक की कंप्लीट क्रियाएं इसके अंदर आने वाली है। बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो आपको बने रहना है। देखो फर्स्ट बात करता हूं मैं 2 माह और 3 माह की बात करता हूं। रोशनी के प्रति अनुक्रिया, 2 माह में शिशु रोशनी के प्रति अनुक्रिया करता है। कैसे याद रखोगे? देखो हम देखो बस शिशु है, घर पे रहता है आराम से, ठीक है, सोता है, खेल कूद करता है, ठीक है। अब 2 माह के शिशु को किस प्रकार से रोशनी का अनुभव होता है, इसको कैसे याद रखोगे? तो हम देखो बल्ब को पहले ऑन करेंगे, तब शिशु की आंखें खुलेंगे आराम रोशनी के प्रति, ठीक है, बंद होगी, और ऑफ करेंगे तब भी शिशु एक्टिविटी करेगा उस रोशनी के प्रति। यानी हम 2 एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, 2 एक्टिविटी कर रहे हैं। तो 2 माह में ऐसी बात सीख लेगा। 2 एक्टिविटी कर रहे हैं तो 2 माह में रोशनी के प्रति अनुक्रिया करने लग जाए। सिंपली बात है, बहुत ज्यादा सिंपल है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यानी 2 एक्टिविटी करेंगे ऑन एंड ऑफ, 2 एक्टिविटी करेंगे तो 2 माह में रोशनी के प्रति शिशु अनुक्रिया करने लगा जाएगा। फिर बात आती है 3 माह। 3 माह में आवाज के प्रति अनुक्रिया करेगा, 2 माह में रोशनी के प्रति क्रिया करेगा, और तीसरे माह अगले माह में आवाज के प्रति अनुक्रिया करेगा। देखो 3 माह में तो 3 की जो संरचना हो ऐसे मिली हुई है, तो ए फॉर आवाज, आवाज के प्रति अनुक्रिया कब करेगा? तीसरे माह में करेगा। फिर बात करते हैं 1 वर्ष की। 1 वर्ष में कौन कौन सी एक्टिविटी करेगा शिशु? तो सहज क्रिया, अनुकरण, चूसना, निगलना और ऐच्छिक क्रिया, ये सब कब करेगा? 1 माह में शिशु करने लग जाता है। देखो आपको याद रखना है, सहज क्रिया, अनुकरण, चूसना, निगलना, ऐच्छिक क्रिया, ये सभी क्रियाएं कब करेगा? 1 माह, 1 वर्ष का शिशु करता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो शिशु चूसने की क्रिया करता है तो अंगूठे अंगुलियों से स्टार्ट करता है, अंगूठा या अंगुलियों से स्टार्ट करता है। तो अंगूठा या अंगुली के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, यानी वन के लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक जैसी होती है। तो ये सभी एक्टिविटी 1 वर्ष के अंदर होती होगी। चूसना, चूसना और फिर निगलना। चूसेगा, अंगूठे को चूसता है, उसका जो रस लेता है बच्चा, उसको क्या करता है? निगलता है, अपनी इच्छा से करता है। तो ऐसी क्रियाएं हो रही है, ठीक है। और ये एक्टिविटी क्यों करता है? तो बड़ों को देख के, बड़ों का अनुकरण करता है। बड़े कुछ जैसे बड़े गार्जियन से कुछ खाते हैं, ठीक है, तो उनको देख के, आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, अनुकरण करके, सहज क्रिया करके 1 वर्ष के अंदर बच्चा ये सब एक्टिविटी सीखता है। समझ आई बात? यानी सहज क्रिया, अनुकरण, चूसना, निगलना, ऐसी क्रिया 1 वर्ष के अंदर होती है। बात आती है 2 वर्ष। 2 वर्ष के अंदर आंख, नाक, कान की समझ या उद्देश्य क्रिया करना। आंख, नाक, कान की समझ यानी अपने उद्देश्य की क्रिया करना। तो आंख, नाक, कान की समझ को बताइए 2 वर्ष के अंदर। कैसे याद रखोगे? 2 आंख है, नाक है 2, कान है, तो देखो सभी की 2-2 है संख्या, 2-2-2, तो 2-2-2 है तो 2 वर्ष के अंदर सीख जाएगा। तो 2 वर्ष के अंदर इनकी समझ विकसित हो जाती है। आंख, नाक और कान की समझ या उद्देश्य क्रिया करना कब करता है? 2 वर्ष के अंदर ये सीख जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 3 वर्ष की। नेक्स्ट बात करते हैं 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष के अंदर बच्चा क्या क्या सीखने वाला है? देखो 3 वर्ष के अंदर रेखाएं खींचना, स्वयं का नाम बताना, स्वयं का नाम बताना, कब बताएगा? 3 वर्ष में, ठीक है। और स्वयं का नाम लिखना, स्वयं का नाम 3 वर्ष में बता देगा, लेकिन स्वयं का नाम कब लिखेगा? 5 वर्ष में। स्वयं का नाम लिखना 5 वर्ष में करेगा। तो 4 वर्ष में क्या करेगा ये बताइए? तो 4 वर्ष में क्या करेगा? 4 वर्ष में स्कूल जाएगा, स्कूली आयु है 4 वर्ष, ठीक है। स्कूल में एडमिशन लेगा, विद्यालय जाएगा, ठीक है। विद्यालय जाएगा तो वहां पर क्या करेगा? 4 वर्ष के अंदर विद्यालय गया बच्चा, शिशु विद्यालय जाता है, तो जैसे प्रार्थना कराते हैं, प्रेयर कराते हैं, तो बच्चों छोटे पहले छोटे बच्चे, उसके बाद बड़े, उसके बाद बड़े, यानी एक सीक्वेंस सीख जाता है बच्चा, क्रमबद्धता सीख जाता है। यानी छोटे और बड़े में अंतर सीख जाता है कि छोटे अंतर कैसे? छोटे बच्चे हैं तो पहले आगे खड़े होंगे, बड़े हैं तो पीछे खड़े होंगे, तो वो छोटा रहता है, स्कूल में जाता है तो छोटा रहता है तो आगे खड़ा होता है। तो इस प्रकार छोटे और बड़े में अंतर सीख जाता है, यानी क्रमबद्धता बच्चे के अंदर आ जाती है। कब आती है? 4 वर्ष में आ जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी। देखो स्वयं का नाम बताना 3 वर्ष में, और स्वयं का नाम लिखना
5 वर्ष में ये। और ये स्वयं का नाम लिखना कब स्टार्ट करेगा, जब 4 साल का होगा, 4 वर्ष का होगा तो स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा तो वस्तुओं में क्रमबद्धता और छोटे बड़े में अंतर करना भी सीख जाएगा। ठीक है, ये 3 बात याद हो गया आपको। अब आपको देखो, स्वयं का नाम बताना, स्वयं का नाम बताना और रेखाएं खींचना, ये 3 वर्ष की बात होगी। फिर देखो 5 वर्ष में रेखा खींचना 3 वर्ष में होगा, याद रखना आपको। फिर रंग पहचान और वजन पहचान, ये भी 5 वर्ष की एज के अंदर ही करेगा। रंग पहचान और वजन पहचान कब करेगा, 5 वर्ष के अंदर शिशु बच्चा बालक करने वाला है। 5 वर्ष के अंदर रंग पहचानना, रंग को पहचानना और वजन को पहचान। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है 6 माह, 6 वर्ष। 6 वर्ष में दाएं और बाएं की समझ विकसित हो जाती है, दाएं व बाएं की समझ विकसित हो जाती है। ठीक है, एक बॉलर है, गेंदबाज है, वो गेंदबाजी करता है, तब उसको दाएं यानी दाएं हाथ से जो बैट्समैन खेलता है और बाएं हाथ से खेलता है, उसको समझ कब विकसित होती है, जब 6 लगता है उसकी बॉल पे, जब 6 लगता है, 6 रन लगते हैं, तो उसको समझ हो जाती है कि यह दायां हाथ का है या बाएं हाथ का बल्लेबाज है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज का जो 6 होता है वो लंबा जाएगा, तो उसको 6 के आइडिया से लग जाता है कि ये दाएं हाथ से खेल रहा है या बाएं हाथ से खेल रहा है। किसके आइडिया से पता चलता है, जब 6 लगता है। किसका पता चलता है, दाएं हाथ और बाएं हाथ का। तो दाएं और बाएं की समझ कब विकसित होती है, 6 वर्ष के अंदर समझ विकसित होती है। फिर बात करते हैं 7 वर्ष की। देखो 7 वर्ष की बात करते हैं तो बहुत सिंपल आपको याद रहने वाला है, 7 वर्ष कभी नहीं भूलने वाला। गाना सुना आपको, गाना सुना आपने 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक है, तो 7 समंदर पार। ठीक है, तो 7 समंदर पार मतलब 7 समंदरों की तुलना की गई है। ठीक है, 7 समंदरों की तुलना की गई है, 7 समंदरों से समानता की गई है, सम्मान बताए गए 7 समंदरों के। ठीक है, तो 7 वर्ष में आपको याद रखना तुलना व समानता, याद रह जाएंगे, बहुत इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 8 वर्ष की। 8 वर्ष की बात करते हैं, बहुत इजी है, 8 वर्ष याद रखना। 8 वर्ष के अंदर कविता और कहानियों का दोहराना सीख जाता है। 8 वर्ष के अंदर कविता और कहानियों का दोहराव सीख जाता है। ठीक है, किस प्रकार से कहानी और कविता रिपीट करना सीख जाता है। देखो बालक 8 वर्ष के अंदर 8 की स्ट्रक्चर देखो डमरू जैसे नहीं है क्या, डमरू बन गया 8 का। 8 को मैंने दोनों प्रकार से ऐसे फोल्ड कर दिया तो डमरू बन गया। तो डमरू बजा बजा के कविता और कहानियां बार बार रिपीट करता है, डमरू बजाता रहता है बालक और कहानी और कविता बार बार रिपीट करता रहता है, तो इनका दोहराव करना या दोहराना सीख जाता है 8 वर्ष के अंदर। ठीक है, बात करते हैं 9 वर्ष के अंदर। तो 9 वर्ष की ये इंपॉर्टेंट बात आपको 9 के अंदर आपको ध्यान रखना है, दिनांक, समय और सिक्कों का ज्ञान, ये इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना है इसको। 9 वर्ष के अंदर दिनांक मतलब समय की बात हो रही है, और सिक्कों की समझ, समय व सिक्कों की समझ मतलब समय के अंदर दिनांक भी आ गए, वर्ष भी आ गए, सभी सब कुछ आ गए, तो समय व सिक्कों की समझ। ठीक है, 9 समय और सिक्कों की समझ। 9 वर्ष के अंदर दिनांक, समय और सिक्कों की का ज्ञान कब होता है, 9 वर्ष के अंदर होता है। 10 वर्ष की बात करें तो दैनिक जीवन के नियम व परंपरा का ज्ञान होता है। दैनिक जीवन के नियम और परंपरा का ज्ञान कब होता है, 10 वर्ष के अंदर होता है। 10 वर्ष के अंदर दैनिक जीवन के नियम व परंपरा का ज्ञान होता है। ये बहुत इजी आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया। 9 वर्ष वाला आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और 11 वर्ष का आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो 11 वर्ष का है तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास। किस प्रकार से याद रखोगे मैं आपको बता देता हूं अभी, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, याद रहने वाला, आपको एक बार देख लोगे तो कभी नहीं भूलने वाला आप। देखो 11 वर्ष, ठीक है, 11 की शरत में देखो पुल क्या जैसे बन गई, पुल बन गया, देखो पुल नहीं बन गया क्या, 11 पहले 11 था, इसके ऊपर मैंने जैसे एक ये ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, पुल बन गया। क्या बन गया, पुल बन गया। पुल का निर्माण चल रहा है, पुल का निर्माण चल रहा है, तो देखो सभी कर्मचारी अधिकारी इसके अंदर, जो कर्मचारी है मजदूर है, सभी इसके अंदर काम कर रहे हैं, अपना काम हो रहा है। इनके ऊपर जो अधिकारी होगा, इनके ऊपर जो इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, इनका निरीक्षण करेगा कि किस प्रकार से काम चल रहा है। तो निरीक्षण किस प्रकार का इंजीनियर करेगा, कौन अधिकारी निरीक्षण करेगा, जो इस काम के लिए क्या होगा, जिज्ञासु होगा, जानने की इच्छा रखने वाला होगा, वो ही क्या करेगा, निरीक्षण करेगा। और वो निरीक्षण किस प्रकार से करेगा, पुल के पास जाएगा और उनके जो कर्मचारी हैं अधिकारी, उनसे तर्क वितर्क करेगा कि इसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल लगाया गया है, किस प्रकार का लोहा है, किस कंपनी की सीमेंट है, इस प्रकार से तर्क वितर्क करेगा ताकि उसे ज्ञान
जो काम निर्माण कार्य चल रहा है उसकी समझ हो कि कितने टाइम में ये काम होने वाला है। इस प्रकार से तर्क वितर्क कौन करेगा? तो जिज्ञासु अधिकारी होगा, वो निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करके तर्क वितर्क करेगा। तो देखो 11 वर्ष के अंदर तर्क, जिज्ञासा व निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ठीक है, ये बात आ गई। फिर आती है 12 वर्ष। 12 वर्ष में समस्या समाधान व संधि का काल। समस्या समाधान व संधि का काल इसे कहा जाता है। समस्या समाधान व संधि का काल किसे कहा जाता है? तो 12 वर्ष को कहा जाता है। बहुत इजी है। अब देखो नेक्स्ट बात है प्री स्कूल काल। प्री स्कूल काल के अंदर शर्म व संदेह महसूस करता है बालक। याद रखना इस बात को, प्री स्कूल काल में शर्म व संदेह महसूस करता है शिशु। प्री स्कूल यानी स्कूल से पहले का। स्कूल में कब जाएगा बच्चा? 4 वर्ष के अंदर जाता है लगभग। तो 4 वर्ष से पहले का उसके अंदर शर्म और संदेह महसूस करता है, अंतर्मुखी होता है बच्चा। ठीक है, अब एक बात बताइए हरलोक ने एक बात कही है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है। कि 2 बालक होते हैं उनमें समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है, चाहे वो जुड़वा बच्चे हो, एक ही संस्कृति में रहते हो, अलग अलग संस्कृति में रहते हो, उन दोनों में मानसिक योग्यताएं समान नहीं होती है। हरलोक का मतलब लोक की बात हो रही है, 2 लोक हैं ये। ठीक है, लोक ए और बी। अब इस लोक की जो चाबी है, ए लोक की जो चाबी है वो बताओ बी लोक को खोल सकती है क्या? नहीं खोल सकती। मतलब इन दोनों की चाबी भी अलग अलग है। इसी प्रकार हरलोक ने कहा बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, अलग अलग होती है। याद रखिएगा आपकी, हरलोक ने क्या बताया? 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, मतलब दोनों बालकों में मानसिक योग्यता क्या होती है? अलग अलग रहती है। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था में मानसिक विकास। किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार से होता है? तो देखो इसमें देखो 3 बातें हैं। फर्स्ट बात आती है बुद्धि के अधिकतम विकास की आयु कहलाता है किशोरावस्था। बुद्धि के अधिकतम विकास की आयु कहलाता है किशोरावस्था। ठीक है, और इसके अंदर किशोरावस्था को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको बताया है। तो पहले है हार्मोन्स ने बताया 14 वर्ष की एज को सबसे विकास की अधिकतम आयु की अवस्था कहा जाता है। फिर जोन्स व कोनार्ड ने बताया 14 से 16 वर्ष की आयु। स्पेयरमैन ने बताया 16 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है। हरमन ने बताया 16 वर्ष की। थॉर्नडाइक ने बताया है 19 वर्ष तक की आयु को अधिकतम विकास की आयु कहा जाता है। ये अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको याद ये रखना कि बुद्धि के अधिकतम विकास की आयु कौन सी है? किशोरावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है मानसिक स्वतंत्रता। एलिस क्रो ने बताया इसके बारे में, इस अवस्था में किशोर समाज के रीति रिवाजों और नियमों को मानने से इनकार करता है, परंतु उन्हें उचित कारण दिए जाने पर तार्किक चिंतन के आधार पर स्वीकार करता है। यानी किशोर इस अवस्था के अंदर अपने माइंड की स्वीकृति चाहता है, सामाजिक स्वीकृति चाहता है, मानसिक स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन उचित कारण दिए जाने पर तार्किक चिंतन के आधार पर जो नियम है समाज के रीति रिवाज है उनको स्वीकार कर लेता है। यानी मानसिक स्वतंत्रता का कंसेप्ट एलिस क्रो ने बताया था। नेक्स्ट बात आती है, इंपॉर्टेंट बात है ये, मानसिक योग्यताओं का विकास। मानसिक योग्यताओं का विकास किशोरावस्था में अधिकतम होता है। इसके बारे में वुडवर्थ की डेफिनेशन, 15 से 20 वर्ष की आयु, 15 से 20 वर्ष की आयु के मध्य मनुष्य का संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। यानी 15 से 20 वर्ष की जो आयु है इसके अंदर मनुष्य का संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वुडवर्थ ने बताया था कि 15 से 20 वर्ष की जो एज है उसके अंदर मनुष्य का संपूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में किशोर में तर्क चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान की योजनाएं आदि आ जाती हैं, लेकिन अनुभवों के अभाव में वह वयस्कों की भांति इनका प्रयोग नहीं कर पाता है। यानी मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है 15 से 20 वर्ष की एज में। वुडवर्थ ने बताया चिंतक, चिंतन, निर्णय, समस्या समाधान सभी योग्यताओं का विकास हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में किशोरों के पास अनुभवों का, एक्सपीरियंस का अभाव होता है। इस कारण वह किसी समस्या को वयस्कों की बातें इनका प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते। इनका प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाने के कारण इतनी स्किल्स और इतनी समस्या का अच्छे से समाधान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर अनुभवों का किशोरों के अंदर अभाव पाए जाने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट होती है कल्पना की अतिशता, यानी दीवा सपन की अवस्था इसको कहा जाता है। दीवा सपन के अंदर रहता है, कल्पना में रहता है। अवधान मतलब ध्यान के अंदर करना। रुचियों में परिवर्तन किशोरावस्था के अंदर होते रहते हैं। ठीक है, अब किशोरावस्था में बालक में तर्क किस प्रकार के होते हैं ये बात आपको देखना। देखो ये हम जीन पे आज पढ़ेंगे, उसके अंदर अभी बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने वाला बहुत ही अच्छे से। तो किशोरावस्था में तर्क किस प्रकार के होते हैं? क्रमबद्ध निगमन तर्क होता है, अमूर्त चिंतन होता है, समस्या समाधान, निर्णय करना, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान देना, कल्पना का विकास, अधिगम योग्यता, कौशल विकास, एकाग्रता, भावात्मक विवेक का विकास, सामान्यकरण, ध्यान केंद्र, स्मरण शक्ति, सहन शक्ति। इन सब बातों का हम
जीन पियाजे थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आपको वहां पर अच्छे से समझ आने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन मानसिक या जो बौद्धिक विकास है, मेंटल डेवलपमेंट, हम उसको अब एक नजर के अंदर देखने वाले हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। यहां पर एक नजर में पूरा मानसिक विकास हम पढ़ने वाले हैं। देखो छोटा सा है, शेष अवस्था। शेष अवस्था में मानसिक विकास प्रारंभ होता है, मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। प्रारंभ तो आप पता है आपको शेष अवस्था के अंदर हो गया, लेकिन गति तीव्र इसके अंदर बहुत तीव्र गति होती है। बाल्यावस्था के अंदर स्थिर हो जाता है, क्योंकि बालक क्या करता है, मस्त मोला होता है, ज्यादा खेल कूद और घूमने में ध्यान रखता है, इसलिए मानसिक विकास क्या होता है, स्थिर हो जाता है, मानसिक और शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है। ठीक है। और किशोर अवस्था में सर्वाधिक बौद्धिक विकास यानी मानसिक विकास तीव्र होता है, 15 से 20 वर्ष के अंदर अधिकतम होता है, गुणवत्ता का था। मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र होती है। पूर्व किशोर अवस्था में मस्तिष्क पूर्ण आकार बाहर ग्रहण कर लेता है, यानी जो किशोर अवस्था की एज है उसके अंदर मानसिक विकास तीव्र और पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मस्तिष्क का आकार पूर्ण हो जाता है, यानी सभी प्रकार की जो मेंटल एक्टिविटीज है उसके अंदर किशोरावस्था के अंदर लगभग कंप्लीट या पूर्णता आ जाती है। पूर्व किशोरावस्था से कौतूहल, जिज्ञासा व चंचलता का काल कहा जाता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का काल कहा जाता है। कल्पना व अवधान इसके अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। यदि आपको ध्यान रखना है, शिशुअवस्था के अंदर प्रारंभ होता है, गति तीव्र होती है, ठीक है, बाल्यावस्था में स्थिर होती है, मस्तबोल होता है, और किशोरावस्था के अंदर बौद्धिक और मानसिक विकास का होता है, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा तीव्र होती है, 15 से 20 वर्ष के अंदर अधिकतम होता है, गुणवत्ता, ये बात बताई थी। चिंतन की बात करें तो शेष अवस्था के अंदर चिंतन प्रारंभ हो जाता है, शेष अवस्था के अंतिम कुछ वर्षों के अंदर। और उसके बाद बात करते हैं बाल्यावस्था के अंदर मूर्त चिंतन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मूर्त चिंतन पाया जाता है। और किशोर अवस्था के अंदर मूर्त और अमूर्त दोनों पाया जाता है। मूर्त की बात करें तो ठोस अनुभव से सीखना, और अमूर्त की बात करें तो कल्पना करके सीखना। ये मूर्त और अमूर्त जीन पियाजे थ्योरी के अंदर आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। आपको ध्यान रखना है, शेष अवस्था के अंदर चिंतन प्रारंभ होता है लास्ट के अंदर, और बाल्यावस्था के अंदर मूर्त यानी शिशु बालक क्या करता है, मूर्त जो ठोस वास्तविक जो क्रियाकलाप है उसके आधार पर थिंकिंग करता है। ठीक है, तो ठोस अनुभव से क्रियाकलाप के आधार पर चिंतन करता है, थिंकिंग करता है। और किशोरावस्था के अंदर मूर्त तो पाया जाता है ये, ठीक है, इसके अलावा अमूर्त भी पाया जाता है, यानी किशोर कल्पना करके भी चिंतन करता है, कल्पना के द्वारा भी चिंतन करता है, समस्या समाधान करता है। ये हम पियाजे के अंदर भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इस पूरे टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन है, मेंटल डेवलपमेंट के कुछ एमसीक्यू पढ़ रहे, बहुत ही शानदार एमसीक्यू है, सभी प्रकार के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। रीट एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सभी एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताएंगे सभी आंसर इसका। विशेष रूप से ब्रेन के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम हो, बताइए, सभी बताएंगे इसका आंसर। केवल मोटर क्षेत्र, न तो संवेदी न ही क्रियात्मक, केवल संवेदी क्षेत्र, संवेदी और क्रियात्मक दोनों। जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा विशेष रूप से ब्रेन के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम होते हैं। किसके विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम होता है, केवल मोटर क्षेत्र, मोटर एरिया, मोटर का मतलब संचालन करना, मोटर का मतलब है संचालन करना, है गामक विकास, ठीक है, पढ़ा था हमने, यानी गति संचालन, चलना, जैसे बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, बैठता है, फिर घुटनों के बल, ठीक है, इस प्रकार से खड़ा होना जोड़ना सीखता है। ठीक है, ये है क्या, गतिशील विकास का यानी मोटर डेवलपमेंट, गामक विकास बोला जाता है। ठीक है, फिर आता न तो संवेदी नहीं क्रियात्मक, मतलब ये बात तो गलत होगी, दोनों नहीं है। केवल संवेदी क्षेत्र, सेंसर एरिया, देखो सेंसर संवेदी एरिया क्या होता है, संवेदी एरिया तो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय जैसे त्वचा है, आंख है, नाक है, कान है, सभी से कुछ ज्ञान प्राप्त करके उसके आधार पर एक्टिविटी करना। तो देखो बच्चा होता है, शिशु होता है, वो गतिशील कब होता है, आंखों से कुछ वस्तु को, खिलौनों को देखेगा, तभी वो उसके प्रति गतिशील होगा। तो आंखों से देख रहा मतलब संवेदना ग्रहण कर रहा है, ठीक है, उसके बाद गतिशील हो रहा है, तो गतिशील हो रहा है मतलब मोटर एरिया उसका क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, क्रियात्मक कार्य कर रहा है। तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, डी ऑप्शन, मतलब संवेदी और क्रियात्मक क्षेत्र दोनों प्रभावी होने के कारण बच्चा क्या होता है, गतिशील होता है। तो ऑप्शन सभी का सही है, डी ऑप्शन सभी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी मानसिक विकास की विशेषता नहीं है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, सही है, रट कर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की, और सहयोगात्मक अभिवृत्ति, सभी बताएंगे। सहयोग करना, रट कर याद करने की प्रवृत्ति, तो सहयोग करना, ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस विकास है? कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेना, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। सभी को पता है मानसिक विकास होगा, डी ऑप्शन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। तो दूसरों पर निर्भरता मानसिक विकास, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता सही है, कल्पना की सजीवता, कल्पना करना, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो दूसरों पर निर्भरता, इसका मानसिक विकास से कोई संबंध नहीं है। अनुकरण करना है दूसरों पर निर्भरता, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सही बताएंगे, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। शिक्षार्थी का वजन ऊंचाई से, समर्थी का विकास, तर्क में निर्णय, अवबोध की क्षमता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई का संबंध मानसिक विकास या नहीं होगा, शारीरिक विकास या वृद्धि से है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन थे टोटल। इस हमने टोटल मेंटल डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास को पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। अब मैं बता देता हूं, आपका मेंटल डेवलपमेंट पूरा हो गया। इसके अंदर हमने क्वेश्चन देखे जो रीट एग्जाम या सीटेट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, सभी ओल्ड एग्जाम में आए हुए हैं। इसके अलावा भी और क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब आपको बता देता हूँ 27 से 30 तारीख तक 4 दिन का हमारा कैप्सूल कोर्स होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। इस पे आपको जुड़ना है, बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। 1000 क्वेश्चन का कंप्लीट मैराथन क्लास होने वाली है। तो इसके अंदर आप जुड़ोगे, यूनिट फेस्ट आपकी पूरी क्लियर होने वाली है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम ये अपनी रिवीजन क्लास थी मेंटल डेवलपमेंट की। इसके आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम मिलते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट कंप्लीट, यानी मैराथन क्लास पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट की। एक क्लास के अंदर फिनिश करने वाले बहुत ही अच्छे से। तो आपको बने रहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, यदि आपको किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना तो विकास 01 कोड का यूज जरूर करना, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।